हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में फ्रेंड्स हम देखेंगे कि एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं और वो इस न्यूट्रिशन को कैसे यूटिलाइज करते हैं एनर्जी पाने के लिए। और फिर फ्रेंड्स इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि फूड का डाइजेशन जो होता है एनिमल्स में और हम ह्यूमन बीइंग्स में वो कैसे होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहला अपना टॉपिक होगा एनिमल न्यूट्रिशन। फिर हम बात करेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस, digestion or digestive system in grass eating animals, and lastly we will talk about digestion in amoeba. So let's start with our first topic and understand animal nutrition. Plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन यानी जो अपना फूड होता है वो खुद ही बना सकते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट जो एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स वो अपना न्यूट्रिशन अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ये जो एनिमल्स होते हैं ये अपना फूड लेते हैं प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो होता है जब वो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खा लेते हैं खुद ही, और इनडायरेक्टली यानी कि वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स इन प्लांट्स को खा चुके होते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं फ्रेंड्स वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो अपना खाना लेते हैं प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। Now next is animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. तो फ्रेंड्स देखिए एनिमल न्यूट्रिशन में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। देयर आर थ्री थिंग्स इन एनिमल न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। हर एक एनिमल की अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई किसी को कोई न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किसी एनिमल्स को कोई न्यूट्रिएंट चाहिए। फिर है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, इसका मतलब कि वो उस फूड को कैसे खाते हैं। हर एक फ्रेंड्स जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह से फूड को खाते हैं। तो सेकंड चीज ये होती है एनिमल न्यूट्रिशन में। और थर्ड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एनिमल न्यूट्रिशन में वो होती है फूड की यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यानी कि वो जो फूड वो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं, हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कैसे कर रही है, और वो पॉसिबल होता है डाइजेशन के थ्रू। फ्रेंड्स ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, ये अभी मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, ये जो दो पहली चीजें हैं न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट और मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। तो इसमें फ्रेंड्स हम कुछ एनिमल्स लेंगे और उनका हम देखते हैं कि उनकी क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, क्या काइंड ऑफ फूड वो खाते हैं और उनका मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड क्या है। तो पहला है स्नेल। अब स्नेल्स को कैसा फूड पसंद आता है? दे लाइक टू ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीव्स, फंगी एंड एल्गी। तो ये जो उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। अब नाउ व्हाट इज देयर मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, वो ये खाना कैसे खाते हैं? बाय स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग कैसे करते हैं फ्रेंड्स? देखिए जो स्नेल्स होते हैं इनके जॉ में बहुत सारे दांत होते हैं। दे हैव गॉट लाइक थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक टीथ इन देयर जॉज, और उन टीथ की मदद से वो इन फूड को स्क्रैप करते हैं, इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। तो ये इनका मोड ऑफ इनटेक होता है स्नेल्स का। अब नेक्स्ट एंट्स। एंट्स यानी जो चींटियां। तो ये जो फ्रेंड्स एंट्स होती हैं इनको कैसा खाना पसंद आता है? दे लाइक टू ईट शुगर, डेड इंसेक्ट्स, वर्म्स। ये तो फ्रेंड्स हमने घर में भी अपने देखा हुआ है, हमारे घरों में भी चींटियां आ जाती हैं, स्पेशली अगर हमसे कोई कुछ मीठी चीज नीचे गिर जाती है तो उस पर फटाफट चींटियां आ जाती हैं और उसे ले जाती हैं। इसी तरह से जो डेड इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, वो भी इन एंट्स को खाना अच्छा लगता है। तो ये उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। अब वो इन चीजों को कैसे खाती हैं? बाय च्यूइंग, इनको च्यू कर लेती हैं वो, राइट। अब नेक्स्ट एनिमल है ईगल। अब जैसे कि फ्रेंड्स हमें ईगल पता है कि एक वो कार्निवोरस बर्ड है, तो उसे क्या खाना अच्छा लगता है? उसे फ्लैश खाना अच्छा लगता है।
तो ये उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। नाउ व्हाट इज इट्स मोड ऑफ इनटेक? कैप्चरिंग एंड swallowing। यस फ्रेंड्स, वो swallow कर लेता है। जो ईगल होता है वो अपना जो फूड होता है उसे कैप्चर करता है और उसे swallow कर लेता है। नाउ नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड। नाउ फ्रेंड्स, जो ये हमिंग बर्ड्स होते हैं दे लव टू ड्रिंक नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स का नेक्टर होता है वो इन्हें पीना बहुत अच्छा लगता है। और ये वो कैसे करते हैं? बाय सकिंग। यस फ्रेंड्स, ये सक कर लेते हैं नेक्टर को। कैसे? आप अगर आपने कभी कोई हमिंग बर्ड देखा है या उसकी कोई पिक्चर देखी है तो आपने देखा होगा कि इनकी जो बीक होती है वो बहुत लंबी होती है। हमिंग बर्ड तो बहुत छोटा सा बर्ड होता है, पर इसकी जो बीक होती है वो बहुत लंबी होती है। उसकी मदद से ये फ्लावर्स का जो नेक्टर होता है उसे आसानी से सक कर पाता है। अब नेक्स्ट एनिमल है लाइस। लाइस यानी फ्रेंड्स जिसे हम हिंदी में जुएं कहते हैं। तो जैसे कि हमें पता है वो उनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो ब्लड होती है। यस, तो वो कैसे करते हैं ये? उनका मोड ऑफ इनटेक क्या है? बाय पियर्सिंग एंड सकिंग। वो स्किन के अंदर पियर्स करते हैं और ब्लड को सक कर लेते हैं। तो ये इनका काइंड ऑफ फूड दे लाइक इज ब्लड एंड देयर मोड ऑफ इनटेक इज पियर्सिंग एंड सकिंग। नाउ नेक्स्ट एनिमल इज मॉस्किटोज। मॉस्किटोज की भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स हमें पता है कि ब्लड होती है और उनका मोड ऑफ इनटेक भी सेम ही होता है बाय पियर्सिंग एंड सकिंग। नेक्स्ट एनिमल इज बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई जो होता है फ्रेंड्स उसे क्या पसंद आता है? उसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होती है? यस, नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। नाउ व्हाट इज इट्स मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड? इट इज कॉल्ड एज साइफनिंग। अब फ्रेंड्स देखते हैं साइफनिंग क्या होता है। देखिए जो बटरफ्लाई का माउथ होता है ना उसमें एक साइफन होता है। साइफन होता है जो एक ऐसा पार्ट होता है जो जब इसको नेक्टर ऑफ फ्लावर्स सक करना होता है तो उसको वो लंबा कर लेती है। बटरफ्लाई उसको लंबा करके नेक्टर चूस लेती है और जब उसको वो यूज नहीं करना होता तो वो साइफन जो होता है वो कॉइल्ड रहता है, वो मुड़ा हुआ रहता है। फ्रेंड्स ये मैं इजी भाषा में आपको ये समझाना चाहूंगी कि जैसे कि हमने पेट्रोल पंप में जो पाइप्स होते हैं आपने देखा होगा कि जब उनको खींचा जाए तो वो लंबे हो जाते हैं, अदरवाइज वो कॉइल से रह के एक छोटी सी जगह में आ जाते हैं। देखा है ना? तो यही ऐसा ही बटरफ्लाई में के माउथ में एक पार्ट होता है जिसे हम साइफन कहते हैं। तो इसका मोड ऑफ इनटेक है साइफनिंग। नेक्स्ट एनिमल इज हाउस फ्लाई। अब हाउस फ्लाई का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या होता है? हाउस फ्लाई यानी मक्खियां, तो उन्हें चाहिए शुगर एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो फ्रेंड्स जो शुगर कंटेंट जिन चीजों में ज्यादा होता है वो उनको चाहिए और साथ में डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर यानी जो सामान जो सड़ चुका होता है ना वहां पर हमने देखा है कि मक्खियां बहुत जल्दी आती हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ फूड दे नीड। नाउ व्हाट इज देयर मोड ऑफ इनटेक? इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जिंग, राइट? तो फ्रेंड्स अब देखिए मैंने यहाँ पर आपको इतने सारे एनिमल्स दिखाए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि भाई अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है और उनके मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड भी डिफरेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी का मतलब कि भाई वो फूड कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं एनिमल्स। So what is digestion? It is a process by which animals break down complex food substances into simpler substances. तो फ्रेंड्स डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो खाते हैं, जैसे कि हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इन्हें हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस। तो इन्हें कैसे ब्रेक करा जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये डाइजेशन का प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है एनिमल न्यूट्रिशन में? क्योंकि देखिए ये जैसे कि अब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं या फैट्स खाते हैं तो हमारी बॉडी इन्हें ऐसे यूटिलाइज नहीं कर पाती। उसे यूटिलाइज करने के लिए इन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें ये सभी ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ये इतना जरूरी होता है।
और फ्रेंड्स ये सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस का क्या मतलब है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल। तो फ्रेंड्स देखिए जो हम ह्यूमंस हैं उसमें जो फूड होता है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल के थ्रू पास करता रहता है। देखिए ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ये वो पूरी कैनाल है। अब जो फूड हम खा रहे हैं तो वो प्रोसेस भी इसी कैनाल में होता है और यूटिलाइज भी इसी कैनाल में होता है। और जो फूड अनयूज होता है, जो भाई यूटिलाइज नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी, जो वेस्ट फूड कहलाता है, वो कलेक्ट भी इसी कैनाल में होता है और इसी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर भी चला जाता है। एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और साइंटिफिक टर्म में फ्रेंड्स इस कैनाल को, जो ये कॉन्टिन्यूअस कैनाल है पूरी, इसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल या इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये कैनाल है एक। तो ये जो कैनाल है ये डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज पार्ट्स। पहला पार्ट है इसका माउथ, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्रेंड्स हम बकल कैविटी कहते हैं। आप इधर देखिए इस डायग्राम को आप साथ साथ देखते रहिएगा। ये है फ्रेंड्स बकल कैविटी यानी हमारा माउथ। नाउ नेक्स्ट इज फूड पाइप या जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे इसोफेगस। तो ये देखिए ये जो पाइप है ये कहलाता है फूड पाइप यानी इसोफेगस। नेक्स्ट वी हैव स्टमक। तो फ्रेंड्स ये है स्टमक। उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा जो आपको यहां दिखाई दे रहा है ये पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। ये फ्रेंड्स ये पूरा इधर ये यहां से यहां तक ये पूरा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम। देखिए ये रेक्टम है। और आखिरी में फ्रेंड्स इस ट्रैक में जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एनस। नाउ फ्रेंड्स इन डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ तीन ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होती हैं। ये जो तीन ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं? ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं। सो व्हाट आर दीज थ्री ग्लैंड्स? फर्स्ट वन इज salivary glands. Look here, this is a salivary gland. Next one is liver. Here we have got the liver. And the third one is pancreas. तो ये जो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये है पेनक्रियास। तो ये जो तीनों ग्लैंड्स होती हैं ये एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ और ये जूसेस सिक्रीट करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है। लेट मी टेल यू। द डाइजेस्टिव जूसेस आर यूज्ड टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड्स ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस जो हम ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये सब खाते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। The digestive tract and digestive glands together form a system called the digestive system. तो फ्रेंड्स ये जो अभी डाइजेस्टिव ट्रैक हमने पढ़ा और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो तीनों ग्लैंड्स हमने पढ़ी, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक और ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। And we know that digestive system in the human body is responsible for the digestion of food in our body. और हमें पता है फ्रेंड्स कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही है जो हमारा जो हम फूड खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। अब फ्रेंड्स आइए जो हमने एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे उनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है द माउथ और बकल कैविटी। फ्रेंड्स लुक हेयर, दिस इज आवर माउथ, है ना, यही माउथ होता है ना हमारा, और इसे हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं बकल कैविटी। और जैसे कि हमें दिख रहा है इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये हमारे लिप्स होते हैं, ये गम्स होते हैं, ये टीथ होते हैं और ये हमारी टंग होती है। और फ्रेंड्स हम खाना कहाँ से खाते हैं? राइट, इसी माउथ से हम खाना खाते हैं। So the process of taking in the food
थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। तो यही प्रोसेस फ्रेंड्स, जिसमें हम माउथ के थ्रू फूड लेके जाते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। And the food is chewed with the help of teeth. This breaks the food down into small pieces. तो फ्रेंड्स देखिए, माउथ से ही ना हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे? जब हमने मुंह में अपने खाना डाला तो हमारे जो टीथ होते हैं, हम उनकी मदद से अपने खाने को च्यू करना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। और फिर उससे क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए कहते हैं कि हमें चबा चबा के खाना खाना चाहिए, च्यू करना चाहिए उसको अच्छे से। तो यहीं से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है हमारे मुंह से। फिर क्या होता है दैट salivary glands present in our mouth secrete saliva which mixes with the food, moist it and breaks the starch present in the food into sugar। और फिर फ्रेंड्स ये सलाइवरी ग्लैंड्स, अभी मैंने पीछे आपको बताया ना कि 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ। तो उसमें पहली ग्लैंड थी सलाइवरी ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे मुंह में। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं। वो सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है और उसको क्या करता है? उसको मॉइस्ट करता है। और उसमें जो स्टार्च जो होती है ना हमारे खाने में, जो स्टार्च प्रेजेंट होती है उसे ब्रेक डाउन करता है इनटू शुगर। तो देखिए मुंह में ही ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। पहले तो हमारे टीथ हैं जो वो उसको च्यू करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे हैं, और फिर साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा सिक्रीट कर रही हैं और वो उसको सलाइवा को मिक्स करती हैं फूड के साथ, उसको मॉइस्ट करती हैं और जो स्टार्च प्रेजेंट होता है हमारे खाने में उसको ब्रेक डाउन करती हैं इनटू शुगर। अब फ्रेंड्स हमारे माउथ में टंग भी प्रेजेंट होती है। तो उसका क्या फंक्शन होता है? लेट्स सी। द टंग प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा एंड हेल्प्स इन swallowing इट इनसाइड द माउथ। तो फ्रेंड्स टंग जो होती है ना वो क्या करती है? वो हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, उसमें हेल्प करती है। और दूसरा क्या होता है कि वो फूड को हमें स्वेलो, निगलने में हेल्प करती है। हमारे मुंह के अंदर जब हम फूड को डालना चाहते हैं तो उसको निगलने में, नीचे लेके जाने में हेल्प करती है। देन टंग ऑल्सो हैज टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी ईट। यस फ्रेंड्स, इट इज वेरी नेसेसरी। देखिए जो टेस्ट बर्ड्स टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है भाई हम जो खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, क्या वो बिटर है, स्वीट है, सार है, सॉल्टी है। ये सारी चीजें हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं? ये सारे टेस्ट बिकॉज ऑफ द टंग। टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं क्योंकि। एंड बिसाइड्स दिस द टंग ऑल्सो हेल्प्स इन टॉकिंग। ये तो हमें पता है कि टंग हमें हेल्प करती है बोलने में, टॉकिंग करने में भी। अब फ्रेंड्स आइए हम टीथ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे माउथ का। तो पहला होता है मिल्क टीथ। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो बहुत बारी आपने देखा होगा कि नहीं होते, वो गिर चुके होते हैं। तो वो दांत कौन से होते हैं? वो दांत होते हैं मिल्क टीथ, जिन्हें हम हिंदी में दूध के दांत भी कहते हैं। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ fall off after certain age, that is 6 to 8 years. These teeth are called milk teeth. तो फ्रेंड्स ये बचपन में ही होते हैं मिल्क टीथ। सबसे पहले जो दांत होते हैं हमारे यही होते हैं और ये सर्टेन एज के बाद गिर जाते हैं। किसी 6 से नॉर्मली 6 से 8 साल की एज तक ये मिल्क टीथ गिर जाते हैं। तो मिल्क टीथ के बाद जो दांत आते हैं वो दांत होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। The teeth that grow after milk teeth fall off are called permanent teeth। और यही दांत होते हैं फ्रेंड्स जो हमारे थ्रू आउट लाइफ तक रहते हैं और ये गिर भी जाते हैं जब हम ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। ये जब गिर जाते हैं या अगर हमें कोई डेंटल डिजीज हो गया है, कोई डेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तो ये जब भी गिर सकते हैं। और पर फ्रेंड्स इसके बाद परमानेंट टीथ के बाद अगर ये एक बार गिर गए तो इसके बाद कोई और नए दांत नहीं आते हैं। So they may last throughout life or fall off during old age or due to some dental disease। अब फ्रेंड्स ये जो टीथ होते हैं ना ये अलग अलग टाइप के होते हैं।
हमारे मुंह में 4 तरह के टीथ होते हैं। तो आइए उन चारों टाइप ऑफ टीथ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाती जाऊंगी। मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इसलिए यहाँ पे क्रिएट करा है, डायग्राम लिया है। मैं यहाँ पर आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी कि कौन से टाइप ऑफ टीथ हैं। तो पहला है इंसिजर्स। इंसिजर्स फ्रेंड्स ये यूज होता है इनका फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। तो पहले तो आप इधर देखिए कि ये कौन से टीथ होते हैं। ये देखिए ये जो ऊपर आपको ये फ्रंट में टीथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये 4 और नीचे भी 4। तो इन टोटल ये 8 इंसिजर्स होते हैं हमारे मुंह में। और इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है जो हमें खाना है उसको कट करने में और बाइट करने में ये हेल्प करते हैं। तो पहला टाइप ऑफ टीथ है इंसिजर्स। नेक्स्ट इज कैनाइन्स। अब कैनाइन्स फ्रेंड्स ये इनका फंक्शन होता है पियर्सिंग एंड टीयरिंग। तो ये कौन से टीथ होते हैं? लेट मी शो यू। देखिए ये जो पॉइंटेड टीथ है ना, ये ऊपर 2 हैं और नीचे भी 2 हैं। तो इंसिजर्स के दोनों तरफ जो पॉइंटेड टीथ हैं उन्हें हम कहते हैं कैनाइन्स, और ये हेल्प करते हैं पियर्सिंग में और टीयरिंग ऑफ फूड में। नाउ थर्ड टाइप ऑफ टीथ इज प्रीमोलर्स। देयर फंक्शन इज ग्राइंडिंग एंड चूइंग। तो देखते हैं ये प्रीमोलर्स कौन से टीथ होते हैं। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये 2 और इधर 2, यानी ऊपर 4 टीथ कैनाइन्स के साथ दोनों तरफ 2-2 टीथ, और नीचे भी कैनाइन्स के दोनों तरफ 2-2 टीथ। तो इन टोटल कितने टीथ हुए फ्रेंड्स? यस, 8 प्रीमोलर्स होते हैं हमारे मुंह में। और इनकी फंक्शन क्या होती है? टू ग्राइंड एंड च्यू द फूड। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ टीथ, मोलर्स। मोलर्स देखिए, मोलर्स की भी यही फंक्शन है, ग्राइंडिंग एंड चूइंग ओनली। अब ये कितने होते हैं और कहाँ होते हैं? प्रीमोलर्स के साथ में होते हैं फ्रेंड्स। ये पीछे की तरफ हैं ये हमारे, ये 3 इधर और इधर की तरफ भी 3, यानी ऊपर 6 और नीचे भी इसी तरह 6 टीथ। तो इन टोटल कितने मोलर्स हुए? यस, 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे मुंह में। पहला मैंने आपको बताया इंसिजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड लास्टली मोलर्स। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि भाई जो हमारे टीथ हैं ये कितने हेल्पफुल हैं। इनकी वजह से ही हम खाने को अच्छे से च्यू कर पाते हैं, कट कर पाते हैं, बाइट कर पाते हैं। बट फ्रेंड्स कभी कभार हमारे दांत खराब भी हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टूथ डिके। तो ये टूथ डिके क्या होता है? इट्स अ ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ विच इज ऑफन नोन एज टूथ डिके। तो फ्रेंड्स जो हमारे दांत खराब होते हैं ना, कोई ये एक दिन में एक रात में खराब नहीं होते। ये धीरे धीरे इनमें डैमेज होना शुरू होता है, धीरे धीरे खराब होने शुरू होते हैं, और उसे हम कहते हैं टूथ डिके। तो ये कैसे होता है टूथ डिके? लेट्स सी। The main cause of tooth decay is the presence of bacteria in the mouth that grow if we do not keep our mouth and teeth clean. तो फ्रेंड्स ये टूथ डिके का जो मेन रीजन होता है वो होता है बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कैसे ग्रो होता है? जब हम अपने दांतों को और अपने मुंह को क्लीन नहीं करते ढंग से, हम काफी टाइम हो जाता है कि हम अपने ब्रशिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं, ना हम रिंस कर रहे हैं अपने मुंह को, तो जब उसमें बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं और कोई लेफ्ट ओवर फूड, कोई बचा हुआ खाना जो हमारे दांतों में रह जाता है, उसे ये ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। और फिर जब वो ब्रेक डाउन करता है तो क्या होता है? एक एसिड रिलीज होना शुरू होता है जो हमारे दांतों को धीरे धीरे खराब करता है। यही चीज फ्रेंड्स मैंने यहां लिखी है, दैट एनी लेफ्ट ओवर फूड प्रेजेंट इनसाइड आवर टीथ इज ब्रोकन डाउन बाय सच बैक्टीरिया, एंड एज अ रिजल्ट an acid is released which damages the teeth slowly. तो फ्रेंड्स जो मेन रीजन है टूथ डिके का वो क्या है कि भाई बैक्टीरिया ग्रो होता है। बैक्टीरिया होता है वो कैसे ग्रो हो जाता है? जब हम ढंग से ब्रशिंग नहीं करते, अपने मुंह को और दांतों को साफ नहीं करते, तो बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। और वो बैक्टीरिया फिर जो खाना फंस जाता है हमारे दांतों में, जो रह जाता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और एसिड रिलीज होता है, और उस एसिड की वजह से हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में भी यही दिखाया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये टीथ है हमारा। तो सबसे पहले जो एनामल होता है, व्हाइट एनामल, वो खराब होना शुरू होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये ब्लैक सा स्पॉट जो है, तो ये टूथ डिके होना स्टार्ट हो चुका है, और धीरे धीरे ये नीचे पल्प तक चला जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पल्प तक चला गया है, और जब फ्रेंड्स हमें पेन होनी शुरू होती है,
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ढंग से ब्रशिंग करें, हम अपने खाना खाने के बाद हम अपने माउथ को रिंस करें। तो ये जो सारी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं फ्रेंड्स, ये करनी ज़रूरी होती हैं, अदरवाइज़ हमारे जो दाँत होते हैं वो खराब हो जाते हैं और हमें बहुत पेन होता है। So to prevent tooth decay, we should avoid eating food with high sugar content, soft drinks and chocolates. तो फ्रेंड्स, अपने दांतों को सेफ रखने के लिए, उनको बचाने के लिए खराब होने से हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? ऐसा खाना जिसमें शुगर कंटेंट, जिसमें मीठा ज्यादा हो, हाई शुगर कंटेंट हो, ऐसा खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें कम से कम सॉफ्ट ड्रिंक्स और कम से कम चॉकलेट्स खानी चाहिए। एंड देन वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ये मैंने आपको बताया है, हमें ढंग से ब्रशिंग करनी चाहिए, वो भी दिन में से 2 बारी, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। एंड लास्टली वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील वी ईट। और जब भी हम खाना खाएं उसके बाद हमें अपना माउथ रिंस करना चाहिए, यानी हमें कुल्ला करना चाहिए, जिससे कि जो भी खाना है, लेफ्ट ओवर फूड जो इधर उधर हमारे दांतों में चला गया है वो निकल जाए और हमारे दांत खराब ना हो। अब नेक्स्ट जो फ्रेंड्स पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो है फूड पाइप, जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं। The food pipe starts from the neck region and runs until the chest area. तो फ्रेंड्स, अभी हमने पहला देखा था कि हमने भाई माउथ देखा जिसमें हम खाना च्यू करते हैं, ठीक है। अब माउथ के बाद फ्रेंड्स नेक एरिया से स्टार्ट हो रहा है फूड पाइप। देखिए यहां से, ये इतना यहां से स्टार्ट हुआ फूड पाइप और ये जा रहा है हमारे चेस्ट तक, राइट। तो ये है फूड पाइप, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं इसोफेगस। The food, when chewed, moves through the food pipe and reach the stomach. तो फ्रेंड्स, जब हमने मुंह में, अपने माउथ में खाना चबा लिया है, च्यू कर लिया है, तो वो इस फूड पाइप से ट्रैवल कर कर नीचे जाता है हमारे स्टमक में। तो ये फूड पाइप ही पहुंचा रहा है, जो हमारे मुंह से खाना है उसको नीचे पहुंचा रहा है स्टमक तक। और ये कैसे करता है फ्रेंड्स, कि वो नीचे कैसे आता है खाना? वो ये जो वॉल्स है ना फूड पाइप की, ये जो वॉल्स हैं, ये फूड को नीचे डाउनवर्ड पुश करती हैं। वॉल्स जो हैं फूड पाइप की, वो डाउनवर्ड पुश कर रही हैं स्टमक के तरफ उसे। तो यही यहाँ पे लिखा है मैंने, दैट द फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो मुंह से हमारे खाना नीचे आ रहा है स्टमक में थ्रू फूड पाइप, और ये वॉल्स हैं फूड पाइप की जो उस खाने को नीचे पुश कर रही हैं। Now next part is stomach. Now stomach is the widest part of the digestive tract. तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर ये स्टमक है और ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, यानी सबसे चौड़ा पार्ट है। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन अ फ्लैट जे शेप। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, ये कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक बैग की तरह है और इसकी शेप कैसी है, फ्लैट जे शेप, राइट। और फ्रेंड्स देखिए, ये एक तरफ से तो ये फूड पाइप से कनेक्टेड होता है, यहां से ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ यहां से ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड and opens into the small intestine at the other. Okay. Now next point is that the stomach's inner lining produces three things. फ्रेंड्स, हम स्टमक के इनर लाइनिंग की बात करेंगे। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो तीन चीजें प्रोड्यूस करती है। कौन कौन सी, लेट्स सी। पहला है म्यूकस। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट। तो ये जो म्यूकस होता है फ्रेंड्स, इसका फंक्शन ये होता है कि ये स्टमक को, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिडिक एनवायरमेंट से। ये एसिडिक एनवायरमेंट कहां से आता है, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दूसरी चीज जो स्टमक की इनर लाइनिंग प्रोड्यूस करती है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया दैट कम्स अलोंग विद योर फूड एंड एक्टिवेट्स द डाइजेस्टिव जूसेस। फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन ये होता है कि जब हमारे खाने के साथ कभी कभार बैक्टीरिया भी आ जाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारता है। और दूसरा, ये एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को।
तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये प्रोड्यूस कर रहा है एसिडिक एनवायरनमेंट, और इस एसिडिक एनवायरनमेंट से म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। नाउ थर्ड इज डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड by breaking down the complex substances like proteins present in the food into simple substances. तो फ्रेंड्स, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये इनएक्टिव रहते हैं, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो इन डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिवेट करता है। और इनका क्या फंक्शन होता है? ये जो जूसेस होते हैं फ्रेंड्स, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, मेनली प्रोटीन्स जो हमारे फूड में होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और इस वजह से ये हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। तो फ्रेंड्स, अब जब जो हमारा फूड है वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, तो अब वो नेक्स्ट कहाँ जाता है? नेक्स्ट वो जाता है, स्टमक से जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो लेट्स सी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे क्या प्रोसेस होता है डाइजेशन ऑफ फूड। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए इस डायग्राम में ये सारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये कितना बड़ा है, कहने को ये बहुत बड़ा होता है, बट ये इतनी छोटी सी जगह में आ जाता है क्योंकि ये ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर है। ये ऐसे मुड़ा तुड़ा सा होता है, जैसे कोई पाइप होता है ना, पाइप को हम मोड़ तोड़ सकते हैं, तो ऐसे ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत लंबा होता है। लेट मी टेल यू कि इसकी लेंथ कितनी होती है। The length of the small intestine is almost 7.5 meters. तो देखिए फ्रेंड्स कितनी लंबा होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और फ्रेंड्स इसकी लेंथ इतनी लंबी इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना फूड एंटर करता है, तो वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसलिए इसकी लेंथ इतनी लंबी होती है कि जैसे जैसे यहाँ से खाना गुजरता जाता है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। और वो कैसे होता है? बिकॉज द लिवर एंड पैंक्रियास दे रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने आगे जो 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी कि भाई वो 3 ग्लैंड्स है जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, उनमें से 2 ग्लैंड्स थी लिवर और पैंक्रियास। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर रही हैं कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये लिवर और पेनक्रियास कहाँ लोकेटेड होते हैं। देखिए ये यहाँ पर स्टमक की साइड में ये लिवर है और स्टमक के बिल्कुल नीचे ये पेनक्रियास है। तो ये दोनों रिलीज कर रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स, इन दोनों के बारे में हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इनकी लोकेशन याद रखिए। और फ्रेंड्स, जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है जो हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ फूड में। Now, the small intestine breaks the carbohydrates into glucose, fats into fatty acids, and proteins into amino acids. अब फ्रेंड्स, जो ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को बदल देते हैं ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स को कर देते हैं ये अमीनो एसिड्स में। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सिंपलर सब्सटेंसेस तो एब्जॉर्ब कर सकती है, वो ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड्स तो एब्जॉर्ब कर लेगी, बट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, उनको हमारी बॉडी एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसलिए ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं इन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में। Now the question is how small intestine absorbs the. अब फ्रेंड्स, जो फूड ब्रेक डाउन हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो क्या एब्जॉर्ब करता है? वो एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को, फैटी एसिड्स को और अमीनो एसिड्स को। सो क्वेश्चन इज कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स फूड। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? Absorption is a process by which the digested food enters the blood vessels of the small intestine. तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो एंटर कर जाता है ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो फ्रेंड्स ये फूड कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में? लेट्स सी। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाए। तो फ्रेंड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है ना, उसमें देखिए ऐसे फिंगर लाइक, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहते हैं विलाए। तो ये विलाए हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। ये क्या करते हैं? They increase the surface area of the intestine, thereby increasing the amount of absorption. ये जो विलाय होते हैं फ्रेंड्स, ये इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया होता है जो उसको इंक्रीज कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्ब हो पाता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाती है। देखिए जो फूड होता है वो बहुत कीमती होता है, तो उसमें से हम जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए हमारी बॉडी उतना अच्छा है, वेस्टेज कम होनी चाहिए। इसलिए जो विलाई है ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, and then the digested food gets into the blood vessels through villi and then reaches the whole body. और फिर फ्रेंड्स ये विलाई की वजह से ही जो डाइजेस्टेड फूड है वो एंटर कर जाता है ब्लड वेसल्स में। पहले तो ये विलाई के ब्लड वेसल्स में एंटर करता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स में, और फिर वहां से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है वो होता है एसिमिलेशन। तो वो क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। The process by which the organs of the body utilize the digested food and form complex substances which the body needs, such as proteins, are called assimilation. तो फ्रेंड्स ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। ग्लूकोज इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी एंड एमिनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और हमें हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, हमें रेस्पिरेशन में भी एनर्जी चाहिए, हमें डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होकर यूज हो रहा है। ऐसे ही एमिनो एसिड्स, अब फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, भाई मसल्स वगैरह को प्रोटीन्स चाहिए, तो ये एमिनो एसिड्स यूज होते हैं टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लिवर की। सो व्हाट इज लिवर? लिवर इज अ ग्लैंड रेडिश ब्राउन इन कलर। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये लिवर होता है और ये ग्लैंड है, और इसका क्या कलर है? एज वी कैन सी इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लिवर। एंड इट सिक्रीट्स अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस, और ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है वो? बाइल जूस। एंड दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और फ्रेंड्स ये जो बाइल जूस होता है ये कहाँ स्टोर होता है? ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। देखिए यहाँ पर ये है गॉल ब्लैडर, लिवर के पास ही होता है, तो इस गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर होता है। एंड दिस बाइल जूस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट्स। और फ्रेंड्स ये बाइल जूस ही है जो फैट्स को कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, किसमें? यस, फैटी एसिड्स में। तो ये बाइल जूस जाके सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पर फैट को ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। सो पेनक्रियाज इज अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स देखिए इधर ये है पेनक्रियाज, ये बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है, और ये क्रीम कलर की ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या फंक्शन होता है? जैसे कि हमें पता है कि ये भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, तो इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जो हेल्प करता है
डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बेसिकली ये इन सभी को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये लिवर और पेनक्रियास के बारे में समझ लिया है। नाउ नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। Any food that is left undigested passes through the small intestine and enters the large intestine. फ्रेंड्स, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है, उसके बाद भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए यहां से जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये सारी लार्ज इंटेस्टाइन है और जैसे कि हमें दिख रहा है ये काफी चौड़ी है। ये इट्स अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में काफी चौड़ी ट्यूब होती है, बट इसकी लेंथ काफी कम होती है फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन से। कितनी होती है? इट इज ओनली 1.5 मीटर्स लॉन्ग। अब फ्रेंड्स लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो फ्रेंड्स जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और सॉल्ट एब्सॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फिर जो उसके बाद जो वेस्ट बचा, द रेस्ट ऑफ द वेस्ट दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द रेक्टम। और वाटर और सॉल्ट एब्सॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट बच रहा होता है वो जाता है यहाँ रेक्टम में, और रेक्टम से वो बाहर आता है, हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है थ्रू एनस। The process by which the waste, undigested food, that is the fecal matter, get out of the body through the anus is called egestion. तो फ्रेंड्स अब क्या हो रहा है कि रेक्टम के बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट होता है वो आता है एनस से, एनस पर, और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से वो बाहर चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। इजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है थ्रू एनस। अब फ्रेंड्स हमने देखा कि भाई लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्सॉर्ब होता है। तो फ्रेंड्स कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है जब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया। A condition when watery stools appear frequently is called diarrhea. तो जब लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर प्रॉपरली एब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो फ्रेंड्स जो स्टूल्स होते हैं वो बहुत वाटरी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पानी आता है उनमें, और बार बार हमें वाटरी स्टूल्स आते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे डायरिया, जिसे फ्रेंड्स हिंदी में हम कहते हैं दस्त लगना। और ऐसा क्यों होता है? मेनली इसके दो रीजंस होते हैं, या तो फूड पॉइजनिंग या इन्फेक्शन। तो ये दो कॉजेस है डायरिया होने के। इट कैन लीड टू डेथ इन सम केसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एक्सटेंसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। फ्रेंड्स डायरिया में क्योंकि वाटरी स्टूल्स होते हैं और बार बार हो रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से किन चीजों का? एक तो पानी का और एक सॉल्ट्स का, ठीक है। इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है, तो इस वजह से कुछ एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ORS पीना चाहिए। ORS क्या होता है? इट इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन होता है जो हम देते हैं ऐसे पेशेंट्स को जिनसे उनकी बॉडी में जो वाटर लॉस और जो सॉल्ट्स का लॉस हुआ है वो पूरा हो जाए। So it is recommended to the patients to maintain the water and salt loss from their body. तो फ्रेंड्स ये कंडीशन होती है डायरिया, और आई एम श्योर कि हम लोगों के घरों में कभी ना कभी स्पेशली समर्स में ये हो जाती है, तो उस टाइम पर हमें ORS, जिसको हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, वो जरूर पीना चाहिए। Now friends, our next topic is digestive system in grass eating animals. अब फ्रेंड्स हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स जैसे कि काऊ है, बफेलो है, इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो हम ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं
और ग्रास को डाइजेस्ट करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो लेट्स सी कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है। In case of grass-eating animals like cow, stomach has 4 parts. देखिए जो इनका स्टमक होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि कैसे बिल्कुल ही डिफरेंट इनका जो स्टमक है वो है। इसमें 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज रूमन, देन रेटिकुलम, थर्ड इज ओमासम एंड फोर्थ वन इज एबोमसम। तो ये 4 पार्ट्स होते हैं इनके स्टमक में, और जबकि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमारे स्टमक में सिर्फ एक ही पार्ट है। यहाँ पे इस डायग्राम में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कैसे, देखिए ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं ये स्टमक के, और ये पूरा इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है। काऊ का, बफेलो का, ऐसा ग्रास ईटिंग एनिमल्स का है जो बिल्कुल डिफरेंट है हम ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम से। सो लेट्स अंडरस्टैंड देयर डाइजेस्टिव सिस्टम नाउ। At first, the cows and buffaloes do not chew the grass but swallow it and store it in a part of the stomach called rumen. तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये जो काउस और बफेलोज होते हैं ये जो ग्रास जब खाती हैं तो उसको च्यू नहीं करती, बट उसको स्वेलो कर लेती हैं। उसको च्यू नहीं करती ग्रास को, उसको सीधा अंदर ले जाती हैं, स्वेलो कर लेती हैं और उसे स्टोर करती हैं स्टमक के पहले पार्ट में जो है रूमन। ठीक है। Now, rumen is the biggest part of the stomach where food gets partially digested and forms curd. अब फ्रेंड्स रूमन में क्या होता है? रूमन में ये जो ग्रास होती है, ये जो खाना होता है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है और वो फॉर्म करता है कर्ड। क्या फॉर्म करता है? कर्ड। और दूसरी बात जो जानने की है कि रूमन जो है वो सबसे बिगेस्ट पार्ट है स्टमक का। हमने देखा ना कि 4 पार्ट्स होते हैं स्टमक के, तो उनमें से सबसे बड़ा पार्ट जो है वो है रूमन। तो फ्रेंड्स रूमन में ही जो कर्ड है वो स्टोर हो रहा है। दिस पार्शली डाइजेस्टेड फूड और कर्ड इज स्टोर्ड इन द रूमन। Now this curd returns to the mouth in small lumps and then they chew it. This is called rumination. अब फ्रेंड्स आपने कभी ना कभी तो जरूर ऑब्जर्व करा होगा कि जब भी ये काउस और बफेलो स्पेशली जब ये रेस्ट कर रही होती हैं तो ये अपना मुंह चला रही होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स जो कर्ड उनके रूमन में स्टोर हुआ है वो स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में फिर से वापस आता है उनके मुंह में। वो वापस आता है पेट से उनके मुंह में, और फिर जो ये बफेलोज और काऊ होती हैं वो इसको च्यू करती हैं। इसलिए वो अपना मुंह चला रही होती हैं। जब भी हम देखते हैं बहुत बारी काऊ बफेलो अपना मुंह चलाती रहती हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम रूमिनेशन। और जो ऐसे एनिमल्स होते हैं that swallow their food at first and then chew it later on are called as ruminants. और ऐसे एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? ruminants. ये क्या करते हैं? ये अपना खाना पहले स्वेलो कर लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे बाद में च्यू करते हैं। पेट से उनके वापस आता है उनके मुंह में और फिर वो उसे च्यू करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं ruminants. अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखिए ये जो बाकी के तीनों पार्ट्स हैं फ्रेंड्स ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट ये काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है इनका, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे आगे समझ लीजिए, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा फिर। तो अब सेकेंड पार्ट है स्टमक का, रेटिकुलम। अब रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है फ्रेंड्स? रेटिकुलम एक फिल्टर की तरह एक्ट करता है। वो बार बार चेक करता रहता है कि भाई जो रूमन में जो फूड स्टोर है वो प्रॉपरली च्यू होकर वापस आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर रूमन में जो फूड वापस आ रहा है वो प्रॉपरली च्यूड नहीं है तो रेटिकुलम उसको फिर से काऊ के मुंह में, मतलब रूमन के थ्रू उसको फिर वापस भेजेगा। उसे वो पास ऑन आगे नहीं करने देगा जब तक कि वो फूड अच्छे से च्यू होके स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ब्रेक डाउन नहीं हो जाता। तो ये फंक्शन होती है रेटिकुलम की। अब नेक्स्ट यानी कि थर्ड पार्ट जो स्टमक का होता है वो है ये ओमासम। तो ओमासम में क्या होता है फ्रेंड्स? ओमासम जो है इट एब्जॉर्ब्स फूड, इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द फूड। तो यहाँ पर जो फूड में पानी होता है वो एब्जॉर्ब होता है और इसको काऊ की बॉडी को वो वाटर मिलता है। तो ये फंक्शन है ओमासम की। नाउ द फोर्थ पार्ट इज एबोमसम। अब एबोमसम में क्या होता है? देखिए जब फूड ब्रेक डाउन होकर तीनों पार्ट से गुजर चुका है तो वो एंटर करता है फोर्थ पार्ट ऑफ द स्टमक में जो है एबोमसम।
एबोमसम में फ्रेंड्स इट काइंड्स ऑफ स्प्रेज आउट स्पेशल जूसेस, वो जूसेस स्प्रे आउट करता है जिससे कि वो जो खाना है वो और फर्दर ब्रेक डाउन होता है, वो और छोटे छोटे उसमें ब्रेक सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, राइट। तो ये 4 पार्ट्स हैं काउ के स्टमक के, जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हो गए जैसे कि काउ बफेलो, तो उनके स्टमक के ये 4 पार्ट्स होते हैं और उनके ये फंक्शन होते हैं। Now, next point is that grass-eating animals can digest cellulose, while several other animals, including humans, cannot. तो फ्रेंड्स, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स ही हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं, नहीं तो बाकी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हम ह्यूमन बीइंग्स भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं सेलुलोज को? Because these animals have a different type of bacteria in their stomach that helps in digesting the cellulose. क्योंकि इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के पेट में, स्टमक में एक अलग तरह का बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है इनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमने समझ लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब हम बात करेंगे डाइजेशन इन अमीबा की। तो फ्रेंड्स अब हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो एनिमल्स हैं उनमें भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें प्रॉपरली एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर सिंगल सेल्ड, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, उनमें फ्रेंड्स ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो उनमें कैसे डाइजेशन होता है अब वो समझेंगे हम। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। तो जैसे कि अमीबा की अगर हम बात करें तो ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ होता है। सो फ्रेंड्स लुक हियर, दिस इज अमीबा। अब अमीबा में क्या क्या पार्ट्स हैं? अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। तो ये बाहर जो ये पूरा यहाँ पर हमें ये जो बाउंड्री है ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है अमीबा की। फिर नेक्स्ट इसमें होता है साइटोप्लाज्म। तो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये जो अंदर ये स्लाइमी सा मटेरियल होता है ना, ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। देन अमीबा हैज न्यूक्लियस विच इज राउंड एंड डेंस। तो ये जो इसका एक ये न्यूक्लियस है जो राउंड और डेंस होता है, और इसके अलावा बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं विच आर नथिंग बट दे आर जस्ट लाइक बबल्स प्रेजेंट ऑल ओवर इट। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसमें डायग्राम में कि ये वैक्यूल्स हैं, सारे अमीबा में ये वैक्यूल्स हैं। तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं अमीबा के। अब देखते हैं कि भाई इसमें कैसे डाइजेशन होता है। Amoeba is capable of changing its shape and position on its own. तो फ्रेंड्स जो अमीबा होता है वो अपनी शेप भी चेंज कर सकता है और अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकता है। तो ये कैपेबिलिटी होती है अमीबा में। तो ये जो चीज है ये इसको हेल्प करती है डाइजेशन में। कैसे? लेट्स सी। It uses finger-like projection called pseudopodia to take in the food particle present outside. तो फ्रेंड्स जो ये अमीबा है ये अपनी शेप चेंज कर रहा है, तो ये क्या करता है कि सपोज करिए कि अमीबा ने अपने आसपास कोई फूड पार्टिकल सेंस करा, तो ये क्या करेगा, जो साइटोप्लाज्म होता है ये अपनी शेप चेंज करता है और ये बन जाता है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर उस फूड पार्टिकल को पकड़कर अपने अंदर कर लेता है। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फूड पार्टिकल है और ये अंदर जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो ये सूडोपोडिया कहलाएगा, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो प्रोजेक्शन होती है वो कहलाती है सूडोपोडिया। एक होगा तो वो सूडोपोडियम कहलाता है, मोर देन वन इज कॉल्ड एज सूडोपोडिया। The pseudopodia engulf the food in and the food gets stored in the food vacuoles. तो जब सूडोपोडिया ने वो फूड अपने अमीबा के अंदर कर दिया तो वो कहाँ जाकर स्टोर हो रहा है? वो इन वैक्यूल्स में स्टोर हो रहा है। जो ये वैक्यूल्स है ना, फूड वैक्यूल्स, इनमें स्टोर होता है। And then it secretes some digestive juices inside the vacuoles that help in its digestion of the food. और ये जो फूड वैक्यूल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये अपने अंदर ये डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट कर रही होती हैं जो हेल्प करती हैं उनको इस फूड को डाइजेस्ट करने में, राइट?
Amoeba then absorbs the digested food and uses it for growth and multiplication. और फिर जो अमीबा होता है इस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको किस लिए यूज करता है? अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए. And the undigested residue of the food is expelled outside by the vacuoles. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो वेस्ट होता है, वो इन वैक्यूल्स के थ्रू ही बाहर चला जाता है अमीबा से. देखिए यहाँ पर ही मैंने दिखाया हुआ है कि अमीबा से इन वैक्यूल्स के थ्रू बाहर जा रहा है. क्या जा रहा है? इजेस्टेड वेस्ट. ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स फूड की डाइजेशन होती है अमीबा में, विच इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म.